तो हमने पढ़ी। अब हम पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको याद है तो हमने जो है पेशेंट सेफ्टी के बारे में जो है बात शुरू की थी। तो अभी जो है पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट के साथ जो है हमें किस तरह उसका केयर करना चाहिए, किस तरह हम जो है पेशेंट को कवर करेंगे, कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट किस तरह होगा, उस पे हम जो है तफसील से बात करेंगे। कल हम पॉइजनस के बारे में बात की थी, स्नैक्स के बारे में बात की थी कि सांप की किस्में किस तरह हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, और इसमें जो है कौन सा वो खतरनाक है, कौन से जो है वो पॉइजन है, और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में भी हमने तफसील से बात की थी। फिर हमने होम सेफ्टी के बारे में बात की थी कि हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, घर में हैं, तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, today is chapter 2 and the main topic is patient safety and the precaution. Patient safety और इसके precautions वो क्या है। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट का जो हिफाजत है, सेफ्टी है, और इसकी जो एहतियाती तदाबीर है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स के बारे में बात करेंगे। द इलेक्ट्रिकल करंट और द इंजरी इज अ कॉमन कंडीशन अकरिंग फ्रीक्वेंटली in our society. The electrical hazards are basically grouped into three types. The first one is electrical shock, electrical burns, and the third one is blast, which include the pressure impact flying particles from the vaporized conductor of the first breathing consideration. तो देखें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड क्या हैं, जो बिजली के नुकसानात है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड जो है, इलेक्ट्रिकल करंट और द इंजरी इज अ कॉमन कंडीशन। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है या अगर उस करंट की वजह से, बिजली की वजह से कोई इंजर्ड हो जाता है, तो इससे क्या है कि इस करंट की वजह से या इस कंडीशन की वजह से जो है क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो ये हमारे पास वो इंजरी कॉमन कंडीशन है अकरिंग फ्रीक्वेंटली इन आवर सोसाइटी। हमेशा जो है ये एक सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में मौजूद है। इसके थ्री टाइप्स हैं, और वो टाइप्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल शॉक, बिजली का करंट लगना, एंड आल्सो इलेक्ट्रिकल बर्न्स, बिजली से कोई बंदा जल जाना, एंड आल्सो ब्लास्ट इन विच इंक्लूडिंग प्रेशर इम्पैक्ट फ्लाइंग पार्टिकल्स from the vaporized conductor and the first brief consideration. अगर कोई जो है इसमें ब्लास्ट हो जाता है, बिजली की वजह से कोई ब्लास्ट हो जाता है, जो कि इसमें ज्यादातर जो है प्रेशर इम्पैक्ट्स भी शामिल है, फ्लाइंग पार्टिकल्स, बिजली के जो फ्लाइंग पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और कोई करीबी इंसान उसके साथ लग जाता है, या इसमें जो फर्स्ट ब्रीथिंग कंसिडरेशन है, तो वो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स में शामिल है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं द फर्स्ट वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक अकर when the body becomes the part of the electrical circuit. Shock can happen by three ways. The first one is person may come contact with the conductor in a circuit, or the person may provide a path between the underground conductor and the ground, and the third one is the person may provide a path between a ground and the conducting material that is a contact with the underground conductor. एक है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। हमने थर्ड क्लास में पढ़ी, अगर आपको याद है। कंडक्टर वो है जिससे करंट पास हो सकता है, इंसुलेटर वो है जिससे इलेक्ट्रिक का जो करंट है, जो मालिक्यूल से वो पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, बिजली की जो तार है, तो बिजली की तार के अंदर जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक पास हो सकते हैं, करंट पास हो सकते हैं, बिजली के जो मालिक्यूल्स हैं वो इसमें पास हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है, दिस इज द इंसुलेटर, और यही इंसुलेटर क्या है, ये बिजली इससे पास नहीं हो सकती। तो कंडक्टर जो है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है, उससे इंसान का अगर जो है वो शॉक लग रहा होता है, या तो वो बंदा इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जो है वो अटैच होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है, या शॉक कैन हैपन इन द थ्री वेज के जरिए ये हो सकता है। अ पर्सन में कम इन कांटेक्ट विद द कंडक्टर इन अ सर्किट, किसी सर्किट में वो कंडक्टर के साथ, उस वायर के साथ जहां पे वो इंसुलेटर नहीं होता,
और ये उनके साथ लग जाता है तो उसे करंट लग जाता है। और द पर्सन में प्रोवाइड अ पार्ट बिटवीन द अंडरग्राउंड कंडक्टर एंड द ग्राउंड, या कोई बंदा पर्सन में प्रोवाइड अ पाथ बिटवीन, या कोई पर्सन जो है वो ऐसे पाथ के दरमियान, अंडरग्राउंड कंडक्टर और ग्राउंड कंडक्टर इन दोनों के दरमियान आ जाते हैं। और अ पर्सन में प्रोवाइड अ पाथ बिटवीन द ग्राउंड एंड द कंडक्टिंग मटेरियल, ग्राउंड या उसके साथ कोई कंडक्टिंग मटेरियल टच हो, कंटेक्ट अंडरग्राउंड कंडक्टर कंडक्टर, या जो है अंडरग्राउंड है लेकिन ये ग्राउंड के साथ टच होता है, जिसके रिजल्ट में उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। हैजर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस, कन्वर्जन काज हो सकती है। एक है कन्वर्जन, दूसरा है हमारे पास फिट्स, एंड तीसरा है सीजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन, फिट्स एंड सीजर? तीन किस्म के झटके हैं। हम कहते हैं वो उसका बुखार था, झटका आ गया और झटके से इंसान चल बसा है। तो झटके को हम तीन वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन, फिट्स एंड सीजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट्स एंड सीजर एंड कन्वर्जन? कन्वर्जन वो झटका है जो कि आम सा झटका होता है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, जो फीवर की वजह से या और भी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो, कन्वर्जन काज हो सकती है। लेकिन व्हाट इज सीजर? सीजर वो एपिलेप्टिक सीजर है, वो झटके जो मिर्गी की बीमारी की वजह से जो झटके आते हैं, इसको हम सीजर कह सकते हैं, और इसको हम कन्वर्जन नहीं कहेंगे। अगर आप लोगों ने कन्वर्जन कह दिया तो ये आपकी नॉलेज जो है वो आपको डिक्रीज होने की अलामत पेश कर सकते हैं। द सेकंड हैजर्ड जो है डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्ट, हार्ट में जो है डिस्टर्बेंस काज कर सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट काज हो सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिस्टर्बेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का स्टॉप होना या खराब होना। बर्न्स द डीप टिश्यू ड्यू टू द हीट, हीट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से जलना भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो क्या है कि इस हीट की वजह से टिश्यू भी बर्न्स हो सकते हैं, जल जाते हैं। मे काज डेथ ऑफ अ पर्सन, और किसी बंदे को जो है अल्लाह को प्यारा भी कर सकता है, मीन्स उसे जो है वो डेथ भी काज हो सकती है। प्रिकॉशन क्या है? दिस इज द हैजर्ड। अब हम प्रिकॉशन, एहतियाती तदाबीर जो है वो पढ़ेंगे कि एहतियाती तदाबीर। नेवर रश टू एन एक्सीडेंट सिचुएशन, एक्सीडेंट सिचुएशन में बिल्कुल आप लोग जो है रश नहीं बनानी चाहिए। कॉल 1122 एज सून एज पॉसिबल, क्या करें? 1122 को डायरेक्टली कॉल करें, जितना जल्दी हो सके, टाइम ना लगाएं इस पे। एंड आल्सो रिप्लेस डैमेज इलेक्ट्रिक कार्ड्स, और क्या करें, ये जो इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं वो डैमेज हैं तो आप इसको जल्दी रिप्लेस करें। एंड आल्सो इंस्पेक्ट यूजिंग इक्विपमेंट्स बिफोर ईच यूज, और अगर कोई आला आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे इस्तेमाल करने से पहले आप उसे एक बार इंस्पेक्ट करें, चेक करें। बी श्योर हैंड्स आर ड्राई and wear gloves and shoes with the insulation while working on electricity। अगर आप लोग किसी इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं या किसी इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ जो है वो ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए। ग्लव्स को पहनना चाहिए, शूज को, ऐसे शूज को पहनना है ताकि वो क्या करे, वो इंसुलेशन वाले शूज हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो इससे पास ना हो। एंड आल्सो इफ वाटर आर केमिकल इज स्पिल्ड onto equipment, shut off power at the main source। अगर किसी इक्विपमेंट में कोई वाटर या केमिकल मौजूद हो, किसी भी आला पे, इलेक्ट्रिकल आला पे कोई क्या मौजूद है, केमिकल्स, या उस पे वाटर मौजूद है, तो आप इसको क्या करें, शट ऑफ द पावर एट मेन सोर्स, मेन सोर्स का जो स्विच है वो बंद करें। रेस्क्यूइंग ऑफ द विक्टिम, कैसे हम किसी पेशेंट को, किसी विक्टिम को जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ ड्राई रबर ब्लैंकेट, स्टैंड ऑन ड्राई एंड रबर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट उसको खुश्क और रबर के कंबल पे जो है वो खड़ा करना चाहिए।
और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल, या ऐसे दूसरे इंसुलेटिंग मटेरियल हो जिसमें करंट पास ना हो, उस पे आप उसे खड़ा करें। डू नॉट टच द विक्टिम आर कंडक्टिव मटेरियल नियर द विक्टिम। डू नॉट टच द विक्टिम आर कंडक्टिव मटेरियल। उसी टाइम आप विक्टिम को टच ना करें क्योंकि उसके बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक है तो आपको भी लग सकता है। आर कंडक्टिव मटेरियल, या कंडक्टिव मटेरियल को भी आप टच ना करें नियर द विक्टिम, विक्टिम के करीब। अच्छा, एंड आल्सो डू नॉट टच द विक्टिम। अच्छा, एंड विक्टिम में रिक्वायर्ड सीपीआर। विक्टिम को जो है, विक्टिम को भी सीपीआर की जरूरत है। विक्टिम को भी जो है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर की जरूरत है। एंड गिव एड टू इंजरी एंड ट्रीट शॉक। इंजरी की जो है वो आप फर्स्ट एड करें और शॉक को ट्रीट करें। सो दिस इज द hazards of electric shock precaution and rescuing of a victim. Another जो हमारे पास मौजूद है रेडिएशन है। The spontaneous emitting rays from the radioactive material are called radiation. मुख्तलिफ किस्म के जो रेज हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल रही हैं, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। So are the emission of the energy in a radiant way that ionize a substance called radiation. The emission of the energy का खारिज होना in a radiant, ऐसे सब्सटेंस में जो कि शुआ फैलाने वाला होता है, which is ionized the substance, जो किसी सब्सटेंस में चार्जेस आयोनाइज करे, प्लस माइनस चार्ज ला सके, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। Those material which spontaneously emit rays called radioactive materials. Radioactive materials वो है जिससे रेज जो है वो पास हो या रेज जो है वो एमिट करे, खारिज करे, इसको हम जिसको हम जो है रेडिएशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करें, सो द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल एक्स रेज, gamma rays and beta rays. Corpuscular radiation, for example alpha rays and beta rays. तो ये हमारे पास there are two types of radiation. The first one is electromagnetic radiation. The electromagnetic radiation is the X-ray. X-rays जो है gamma rays and beta rays. And corpuscular radiation is the alpha rays and the beta rays. Hazards of radiation. Hazards of radiations के बारे में अगर हम बात करें, exposed to ultraviolet radiation damage the cornea of the eye and produce pain in the eye. Exposure to the ultraviolet radiation. रेडिएशन के हैजर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर किसी का एक्सपोजर हो जाए, डैमेज द कार्निया ऑफ द आई की कार्निया को जो है डैमेज कर सकता है। एंड प्रोड्यूस पेन इन द आई, और आई में पेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। काज स्किन कैंसर, और यही रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर भी काज कर सकते हैं। प्रोड्यूस एनीमिया भी काज कर सकते हैं। एंड काज डैमेज टू द सेलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सेलेवरी और थायराइड ग्लैंड की डैमेज भी काज कर सकते हैं। एंड आल्सो मेक मेन स्टेराइल, और इसकी फर्टिलिटी में भी चेंजेस ला सकते हैं। इसके टेस्टिस पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, मेन को स्टेराइल कर सकते हैं। एंड बर्न्स, और जलाते भी हैं। प्रिकॉशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की प्रिकॉशंस के बारे में अगर हम बात करें, सो द प्रिकॉशंस ऑफ द रेडिएशन आर अवॉइड अनयूजुअल एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन, जरूरत ना हो तो रेडिएशन से जो है एक्सपोज ना हो। वर्क मस्ट वेयर अ फिल्म बेज, और अगर काम कर रहे हैं तो फिल्म बेज जो है आपको पहनना चाहिए। पर्सन वर्किंग इन अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव डिवाइस, तो उसे जो है अगर कोई बंदा वो क्या करना चाहे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो पहनना लाजमी है। देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, और उसको जो है प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए।
एट वर्किंग प्लेस में प्रेग्नेंट वुमेन should not be allowed to work in a place of continuous exposure of the radiation। और अगर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन की जगह में काम करने के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, फिर जो है हम बात करते हैं another topic is the hospital infection। हॉस्पिटल इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें so the hospital infection are also called nosocomial infection। हॉस्पिटल इन्फेक्शन को हम nosocomial infection भी कह सकते हैं and are called infection which are acquired by a patient during hospital stay or visit। अगर यही इन्फेक्शन ये अस्पताल में हो जाए और अस्पताल में इसी टाइम हो जाए या तो पेशेंट के साथ है और या हॉस्पिटल स्टे के दौरान या विजिट के दौरान अगर किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हो जाए, दिस इज नोन एज हॉस्पिटल इन्फेक्शन। और इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो इसमें एड्स हैं। एड्स जो है हमारे पास एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, लॉन्गर स्टे ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, लॉन्गर एड्स भी लग सकते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन से। और अगर कोई जो है ज्यादातर वो क्या करते हैं, वही पेशेंट जो वो हॉस्पिटल में ज्यादा स्टे करते हैं तब भी जो है हॉस्पिटल इंस्पेक्शन की रिस्क फैक्टर उस बंदे में ज्यादा है। यूज अनहाइजीनिक प्रोसीजर, अगर कोई बंदा अनहाइजीनिक प्रोसीजर इस्तेमाल करता है तब भी जो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन उसमें आ सकते हैं। एंड आल्सो ओवर आर अंडर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ओवर एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं या अंडर यूज ऑफ एंटीबायोटिक तब भी जो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन काज हो सकती है। एंड आल्सो हाई रिस्क एरिया, ऐसे एरिया से भी ना जाएं जहां पे इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा है। एंड वुंड में भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। आप प्रिवेंशन के बारे में बात करें, मेक श्योर दैट द हॉस्पिटल इज क्लीन एंड हाइजीन। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि हॉस्पिटल जो है वो क्या हो, वो हाइजीन या साफ हो। मेक श्योर दैट इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आर प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड। ट्रीटमेंट के दौरान जो भी क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं तो वो साफ होनी चाहिए। डू नॉट अलाउ एनी विजिटर टू द हॉस्पिटल who is already having the disease in its active period। ऐसे लोगों को भी अलाउड ना करो ताकि उसको क्या है यही पीरियड में, एक्टिव पीरियड में डिजीज मौजूद है और वो अस्पताल आए। एंड पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द कंटेजियस डिजीज, अगर वो पेशेंट जो कि कंटेजियस डिजीज से सफर हैं, शुड बी केप्ट इन द आइसोलेशन। आप क्या करें, आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो दिस इज द प्रिवेंशन काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो है क्लास का टाइम हो गया है और ये टॉपिक वो थोड़ा सा लंबा है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी 5 मिनट में दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर का पब्लिक हेल्थ का, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। LHV और सेकंड सेमेस्टर